तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ठीक, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, पढ़ते क्यों हैं, और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कॉलेज में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन होता है सीधा ग्रुप थ्योरी से। तो ग्रुप, रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेस, ये सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, या तो कह सकते हैं स्पेसिफिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है पहले वो देखते हैं ना। मैथमेटिक्स में अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो हमें उसके लिए तीन चीज़ चाहिए बेसिकली। हमें चाहिए पहले एक सेट, ठीक, उसके अलावा हमें चाहिए एक सेट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, और कुछ सेट ऑफ एक्सियम्स। ये तीन चीज़ें मिलके हमारे मैथमेटिक्स में कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक, अब सेट तो हमने 11th क्लास में पढ़ाई है ना। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है वो सेट थ्योरी बेस्ड है ना। तो हम पढ़ते हैं कि सेट को डिफाइन किस तरह किया गया है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसके रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास तीन मेथड हैं। हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म है, और हम वेन डायग्राम के थ्रू भी किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शंस, और फंक्शंस के ही एक पार्ट कह लीजिए ये होता है ऑपरेशन। ठीक है, अब ऑपरेशन का मतलब क्या है। तो ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट एरिटी के हो सकते हैं। अब एरिटी से क्या मतलब है, तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास कोई फंक्शन एफ है, ठीक, वो इनपुट आ ले रहा है आपका कोई भी, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर से उसने इनपुट लिया और आपको आउटपुट एक फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है सी। ये सी एक फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स से मतलब जैसे मैं कहता हूँ, जस्ट एज्यूम करता हूँ मैं कि मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है एफ सच दैट एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम आर टू टू। टू ले लीजिए, दैट इज़ कोई भी इनपुट डालूँ आपको आउटपुट हमेशा टू मिलेगा। जैसे एफ ऑफ वन निकालता हूँ मेरे को टू मिल रहा है, एफ ऑफ टू डालता हूँ मेरे को टू मिल रहा है, और कुछ भी डालूँ रियल नंबर्स डालता हूँ मैं एफ ऑफ एक आर डालता हूँ वही मेरे को आउटपुट टू दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है और इसको हम ज़ीरो एरे फंक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं, जैसे एफ एक फंक्शन है जो इनपुट आपको ले रहा है आर से और आपको आउटपुट दे रहा है आर में। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं एक एफ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ, ये हमारा डिफाइंड है, इनपुट लेता है आर से आर पे, तो एफ ऑफ एक्स मेरे को मिलता है मान लीजिए 2x। ठीक, अगर मैं इस पर डालता हूँ वन तो मेरे को एफ ऑफ वन मिलेगा 2, एफ ऑफ टू डालूंगा मेरे को मिलेगा 4, एफ ऑफ 0.5 डालूंगा मेरे को मिलेगा 1, एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। तो इस पर इनपुट हम डाल रहे हैं एक और आउटपुट हमें मिल रहा है एक, तो सिंगल वैल्यू। ये होता है हमारा वन एरे फंक्शन। ठीक, इसके बाद जो हम ग्रुप थ्योरी में यूज़ करते हैं फंक्शंस या ऑपरेशंस, वो हमारा होता है एफ एक फंक्शन है जो कि आर क्रॉस आर से आर पे डिफाइंड है। अब ज़रूरी नहीं आर क्रॉस आर ही हो, मैं एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं एडिशन की बात कर लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ एफ के अंदर मैं डाला 1,2, तो मेरे को आउटपुट देता है 1 + 2 डेट इज़ 3। तो एफ के अंदर मैं एक्स अगर और वाई इनपुट दे रहा हूँ, मेरे को आउटपुट मिल रहा है एक्स प्लस वाई। ये मेरा टू एरे फंक्शन है। तो हम ग्रुप थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा होता है एक बाइनरी ऑपरेशन जो हम ग्रुप में यूज़ करते हैं। तो ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ग्रुप्स एक स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन यूज़ करता है जो कि है बाइनरी ऑपरेशन। बाकी वन एरे हो सकता है, टू एरे हो सकता है, मतलब सब डिपेंड करता है कि हमारा इनपुट किस डोमेन से आ रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगर आप यूनिवर्सल अलजेब्रा पढ़ते हैं जहाँ पे हम इसकी भी क्लासेस को स्टडी करते हैं, मतलब हमारे पास ऑपरेशन सिर्फ वन एरे ऑपरेशन है तो क्या होगा, टू एरे ऑपरेशन हो गए तो क्या होगा,
उस पर डिफरेंट सेट ऑफ एक्सियम्स होंगे तो क्या होगा, एंड सो ऑन। अब आते हैं एक्सियम्स पे। एक्सियम क्या होते हैं? देखिए, एक्सियम कुछ नहीं है, एक्सियम कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको किसी सेट को किसी ऑपरेशन के लिए फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ा था, तब हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था कि इंटीजर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो होती है वो कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करती है। दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी होगी, आइडेंटिटी होगी, इन्वर्स होगा। उसके अलावा वो कम्यूटेटिव भी होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वो एक सेट ऑफ इंटीजर्स z के लिए एडिशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर होगा, ठीक है ना। क्लोजर का मतलब है अगर मैं कोई भी दो इंटीजर्स इंटीजर्स लेता हूँ a और b, ठीक, मैं उनको ऐड करता हूँ तो मेरे को आउटपुट में a प्लस बी एक हमेशा इंटीजर मिलेगा। दैट इज़ a प्लस बी विल बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि मैं किसी भी कंडीशन में दो नंबर्स को ऐड करके, और नंबर्स मेरे इंटीजर्स हैं इस केस में, वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बाहर नहीं जा सकते। मैं एक बाउंड्री जो है इसमें एनक्लोज्ड ही रहूँगा। मैं कोई भी दो एलिमेंट लूँ रैंडम, उनको मैं ऐड करता हूँ तो वो तीसरा एलिमेंट इस सेट के अंदर ही मिलेगा, मैं इसके बाहर नहीं जा सकता। ये हमें श्योरिटी देती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड आती है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है? देखिए, हम पढ़ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब एक टाइम पे हम दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे, उनका आउटपुट आएगा, और उस आउटपुट को हम तीसरे एलिमेंट पे करेंगे, फिर तीसरे का उनका आउटपुट आएगा चौथे में, एंड सो ऑन। दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैं a प्लस बी प्लस सी करूँ, तीन इंटीजर्स हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन है कि मैं a या b को पहले चूज़ करूँ। मैं कर सकता हूँ कि मैं a और b को चूज़ करूँ, ठीक, मैं इनको और सॉल्व करूँगा, मेरे पास मान लीजिए c डैश आएगा, तो मैं उसमें फिर c को ऐड करूँगा, और मेरे को मान लीजिए d मिल गया आउटपुट। तो मैंने पहले a और b को चूज़ किया, क्योंकि एक टाइम में दो ही नंबर को ऐड कर सकता हूँ। उनका आउटपुट है मेरे पास c डैश। अब मैं c डैश को c में ऐड करूँगा और मेरे को आउटपुट मिलेगा d, ठीक। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं a प्लस बी प्लस सी करना है, मैं पहले b प्लस सी को ऐड कर लूँ, तो मुझे हो सकता है b डैश मिल जाए, और उसमें मैं a को ऐड करूँगा, फिर मेरे को आउटपुट मिलेगा मान लीजिए d। अब ये d ही मिलेगा, हमें पता है, ये एसोसिएटिविटी है। हो सकता है किसी सेट में, मतलब आर्बिट्रेरी में मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई सेट है, कोई भी मेरे पास कोई भी सेट है c डैश, ठीक, और मुझे पता नहीं क्या है। ये एसोसिएटिविटी हो सकता है फॉलो करे या ना करे किसी ऑपरेशन स्टार के लिए। अब मैं यहाँ पे एक सेट और एक ऑपरेशन ले रहा हूँ। याद रखिएगा, हमारे पास आम तौर पे ज़रूरी नहीं है, हमारे पास सेट ऑफ ऑपरेशंस होता है। तो हो सकता है मेरे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों, वो एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हों किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में। तो इस चीज़ को कंसिडर करके चलिएगा। मतलब अगर मुझे किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को जनरेट करना है, मैं एक इस पे बाउंडेड नहीं हूँ कि मैं एक ही ऑपरेशन यूज़ करूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था 7th क्लास में, फिर से सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, वो एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी, जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से मतलब क्या है? आइडेंटिटी से मतलब है एक ऐसा एलिमेंट, मैं पता नहीं हमें क्या है, मैं उसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करूं, या फिर किसी भी एलिमेंट में उस एलिमेंट को ऐड करूं, मेरे को आउटपुट वापस वही मिले। मतलब मैंने ए में कुछ ऐड किया, मेरे को आउटपुट में ए मिला, या फिर ए को मैंने किसी में ऐड किया और मेरे को आउटपुट ए मिला। सेट ऑफ इंटीजर्स में एडिशन के लिए ऐसा एलिमेंट कौन सा है? वो है ज़ीरो। तो ज़ीरो इस केस में मेरा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब एडिटिव आइडेंटिटी हो गया तो ठीक है, फ़ायदा क्या?
आइडेंटिटी है, ठीक है, इसका हमें यूज़ क्या है? इसका यूज़ हमें मिलता है एडिटिव इन्वर्स निकालने में। वैसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो हमने पढ़ा है, इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी की। दैट इज़ मेरे पास कोई एक एलिमेंट ए है, मैं उसमें क्या ऐड करूँ कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज़ ज़ीरो। अब ये ज़ीरो आया कहाँ से? ज़ीरो यही वाला है जो यहाँ पे हमने एडिटिव आइडेंटिटी निकाला है, वो यही है। तो मैं ए में क्या ऐड करूँ? ऐसा क्या नंबर है जिसको मैं ए में ऐड करूँ और मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए? तो आंसर सिंपल है, माइनस है। मैं मतलब अगर 7 है उसमें क्या ऐड करूँ कि मेरे को ज़ीरो मिले? तो ऑब्वियसली -7 ऐड करना होगा। 8 में -8 ऐड करना होगा तो मुझे ज़ीरो मिलेगा, एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहता है। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। पहला हमारा है क्लोजर, सेकंड हमारा है एसोसिएटिविटी, ठीक है, थर्ड हमारा है एडिटिव आइडेंटिटी, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव इन्वर्स की, ठीक है। ये हमारे इस केस में ज़ीरो है। इस केस में हमारा कोई अगर ए बिलोंग करता है जेड से तो ए इन्वर्स मिलेगा हमें जेड में, सच दैट ए प्लस ए इन्वर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए इन्वर्स पावर वाला नहीं होता यहाँ पे, इस ए इन्वर्स का मतलब है एडिटिव इन्वर्स। द ऑपरेशन जो है यहाँ पे ए इन्वर्स जो है माइनस ए है, ये थोड़ा ओड लगेगा आपको सुनने में कि ए इन्वर्स माइनस ए है, मगर हाँ ग्रुप थ्योरी में इस तरह हम पढ़ते हैं। तो एक बार वापस आते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पे। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए आपको वही चीज़, एक सेट चाहिए, ठीक है। वैसे मेन सेट ए होता है जनरली, मगर हम आगे पढ़ेंगे कि उसके अलावा दूसरा सेट होता है, सेट ऑफ स्केलर्स कहते हैं उसे, अंडरलाइंग सेट कहते हैं, ठीक है। तो मेन सेट हमारे पास एक सेट होता है, हमारे पास एक सेट ऑफ ऑपरेशन और सेकंड है सेट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक। मतलब हमारे पास कोई सेट ए है, मैं सेट एस मान लेता हूँ, मेरे पास सेट ऑफ ऑपरेशन है, मतलब *1 *2 *3 एंड सो ऑन। ये कुछ एक्सियम्स को फॉलो करेंगे, वो सेट ऑफ एक्सियम्स हैं, ठीक है। मतलब पहला हो सकता है क्लोजर, कहे कि क्लोजर होना चाहिए, ठीक, फॉर *1 *2 एंड सो ऑन। हो सकता है दूसरा कि एसोसिएटिविटी हो सबके लिए, ठीक है ना। तीसरा हो सकता है आइडेंटिटी मिले, फोर्थ होता है हमें हर एलिमेंट का इन्वर्स मिले, ठीक। हमारे पास फिफ्थ हो सकता है कि इसके साथ साथ कम्यूटेटिव भी हो, जो कि हमने देखा है कि हाँ सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव भी होते हैं। तो इसी तरह मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये सारे जो हैं ये हमारे एक्सियम्स हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है हमारा मैथमेटिक्स में। अब बहुत ही ऑड लगेगी कुछ चीज़ें, जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुआ था हमारे साथ कि हमारे पास एक ए इन्वर्स है, ठीक, मैं उसे -a के बराबर कह रहा हूँ, तो ए इन्वर्स यहाँ पे एलिमेंट के इन्वर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि एक मतलब जैसे 7 का 7⁻⁻1 दैट इज़ 1/7 रेसिप्रोकल करते हैं, तो ए इन्वर्स मतलब दैट इज़ a-1 यहाँ पे वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो डिपेंड करता है कि आपका स्टार क्या है। अगर मेरा यहाँ z स्टार होता, ठीक, तो मैं 7 का मैं ए निकालता इन्वर्स तो 1/7 आता, जो कि इंटीजर नहीं है। मतलब इस z में, सेट ऑफ इंटीजर्स में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा सिवाय 1 के, क्योंकि 1 का इन्वर्स 1/1 होगा, वही 1 की पावर -1, और 1/1 आपका सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है। तो इसी तरह बस बेसिक सा थोड़ा है हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ठीक पढ़ तो लिया हमने, डिफाइन कर दिया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, मगर इसको हम विजुअलाइज किस तरह करेंगे, ये मेन चीज़ है ना, कि मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ते हैं हम तो विजुअलाइज कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर्स को किस तरह विजुअलाइज करेंगे। तो इसका मतलब सबसे सिंपल एग्जांपल में टेबल्स की बात कर सकते हैं, है ना। मैं एक सेट लेता हूँ,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, दैट इज हमारा ये 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारा सेट तो आ गया। दूसरा हमारे पास है, हमें चाहिए ऑपरेशन। अब यहाँ पे मैं एक ही ऑपरेशन ले रहा हूँ जो कि मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ऑपरेशन मेरा यहाँ है मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। और मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियस सी बात है, मैं दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आउटपुट में एक एलिमेंट मिलेगा। दैट इज़ अगर मैं बात करता हूँ तो इसके इनपुट क्या होंगे, तो x के इनपुट मेरे होंगे n क्रॉस n से, है ना, मतलब 1,2 लूँगा तो 1 इंटू 2 करूँगा, 2,1 लूँगा तो 2 इंटू 1 करूँगा, मेरे को आउटपुट मिलेगा एक नेचुरल नंबर। देखिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हैं ये क्लोज्ड होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज़ मेरे पास कोई एक सेट ऑफ नेचुरल में से मैं 1 लेता हूँ और 2 लेता हूँ, मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को वापस 2 मिलेगा। मैं किसी नंबर a को b से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को a b में जो मिलेगा ये भी हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। इस चीज़ से हम कंफर्टेबल हैं, तो ये हमारा एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो हमारे पास एक सेट हो गया, हमारे पास ऑपरेशन हो गया, और हमारा एक्सियम जो है, हमारा एक्सियम यहाँ पे है बेसिकली यही क्लोजर। हमें इस एक एक्सियम की ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेट है, ऑपरेशन है और एक्सियम है, ये तीनों मिलके एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब वो स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा, उसके लिए हम कॉम्पोजिशन टेबल को यूज़ करते हैं। अब कॉम्पोजिशन टेबल क्या बकवास है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं इस तरह का। मैंने यहाँ डाला सेट के एलिमेंट्स को लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो मैं 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा बनाएगा, है ना। मैं 2 और 1 को करूँगा 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, ठीक है। मैं 2 और 1 को करता हूँ, मेरा 2 आएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये 2 4 6 8 10, यहाँ आएगा 3 3 9 12 15 एंड सो ऑन, यहाँ 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। मेरा यहाँ 16 आएगा, 20 आएगा, यहाँ मेरा 20 आएगा, 25 आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह चलते रहेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ क्लियरली कि हमारे पास ये एक टेबल बन रहा है, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल एंड सो ऑन। तो हमें टेबल दिख रहे हैं साफ साफ, जो मतलब जो हम स्कूल में टेबल पढ़ते थे अब तक, वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये सबसे बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। बेसिक से मतलब हमें एक सबसे बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक सेट, एक ऑपरेशन और एक एक्सियम। एक सेट, एक ऑपरेशन और एक एक्सियम, ठीक। ये हमारा एक सबसे बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब मैं इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किस तरह करूँगा, वो चीज़ आती है दूसरी। तो मैं कहता हूँ एक सेट मेरा एस है, हमारा एक स्टार ऑपरेशन है जो कि एस पे डिफाइंड है, और मैं इसको ऐसे क्लोज कर देता हूँ। भैया कुत्ते पागल हो गए, ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स में किस तरह डिफाइन होता है, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक सेट की है, एक ऑपरेशन और एक एक्सियम। यहाँ पे हमारा सेट था सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैथमेटिक्स के टेबल में, मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑपरेशन था, और एक्सियम था हमारा क्लोजर। वैसे एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस मैं सबसे सिंपल चाहता था डिफाइन करना, तो मैं इससे मेरा काम हो गया। मैं रिप्रेजेंट करूँगा सेट एन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, दैट इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है
बस इस तरह हम किसी भी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं। ग्रुप इसका एक एग्जाम्पल है। हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे ग्रुप को एक बार डिफाइन करने के बाद। तो ग्रुप है क्या? अ सेट G is called a group with respect to a binary operation star। अब स्टार आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार का बाइनरी ऑपरेशन होने का तो स्टार की डोमेन जो होगी, मैं मान लेता हूँ मेरा रियल डोमेन है तो R क्रॉस R इसकी डोमेन है, और मेरे को आउटपुट जो मिलेगा एक रियल नंबर मिलेगा। तो इनपुट लेगा ये A कोमा B, आपको आउटपुट देगा C, और C जो होगा A स्टार B के बराबर होगा। दैट इज ये हमारा C आएगा, ठीक है ना। तो मेरा सेट G विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। एक सेट आ गया हमारे पास सेट के अलावा एक ऑपरेशन आ गया। तो सेट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा इफ इट फॉलोज द 4 एक्सियम्स। अब वो 4 एक्सियम क्या है? पहला हमारा है क्लोजर, ठीक। दूसरा हमारा एसोसिएटिविटी। तीसरा हमारा आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा मिले वो किसी से भी ऑपरेट हो और हमें आउटपुट में वापस वही एलिमेंट मिल जाए जो हमें ओरिजिनल था। दैट इज ए स्टार सम ई। मैं जनरली ई से रिप्रेजेंट करता हूँ आइडेंटिटी को। और फिर मेरी चौथी प्रॉपर्टी है इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स से हमारा मतलब है कि ऐसा एक एलिमेंट हो जो हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करे और मैं उन दोनों को ऑपरेट करूँ तो मेरे को आइडेंटिव एडिटिव कर रहा हूँ, जी के लिए एक आइडेंटिटी मिल जाए जो ई है। मतलब मैं ए और बी को ऑपरेट करूँ और मेरे को मिल जाए अगर ई, तो ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। अब बात वही है, इसे लिखेंगे कैसे? तो मैं कहूँगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी और बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए। और ये सब के लिए होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसका इन्वर्स ना मिले, ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट है। तो ये 4 प्रॉपर्टी मिले हों किसी सेट के पास विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो मैं उसे ग्रुप कहता हूँ। तो ग्रुप को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बनेगा जैसे इसका है। बस यहाँ पे उस केस में एस के एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे सारे, है ना। मैं यहाँ पे एस के एलिमेंट्स होंगे लाइन से, यहाँ पे एस के होंगे, उनका कॉम्पोजिशन यहाँ कर देंगे। इसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन टेबल। और कॉम्पोजिशन टेबल सिंपल सा आइडिया, कोई ज़्यादा हवाबाजी है नहीं, ठीक। अगर मैं अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर मेरे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, मैं इसी तरह हमेशा अरेंज करूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमेशा यही एक टेबल देगा। भैया कुत्ते हो गए पागल, ठीक है। और अगर ऐसे कुत्ते पागल रहे तो पता नहीं वीडियो कैसे बनेगी। चलो जो भी है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप डिफाइन। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में ऊपर एनिमेशन करके डाल दूंगा, ठीक है। पढ़ लेना, पॉज कर लेना, एक बार लिखने लिख लेना। ये हमारा बेसिक आइडिया है ग्रुप का। अब ग्रुप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वो हम शुरू करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो से। मेरे को बेसिक आइडिया देना था ग्रुप होता क्या है। तो ग्रुप एक कुछ नहीं, एक सेट है, दिखेगा भी एक सेट जैसा ही, उसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4। जैसे हम बहुत जनरली यूज़ करते हैं जेड एन, इसके तो एलिमेंट होते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक? n-1 तक, ठीक। मैं कहता हूँ Z2 क्या होगा? ये होगा 0,1। सिंपल, बस 2 के रिमाइंडर्स का एलिमेंट लिख दो जो जो पॉसिबल हैं। सिंपल सा है यार, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। तो ये सेट हमारा ग्रुप है। इसके साथ एक ऑपरेशन होगा, यहाँ पे मान सकते हैं हम एडिशन मान लो, मल्टीप्लिकेशन मान लो, स्टार बोल लेता हूँ मैं, यहाँ पे स्टार होगा। और इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ग्रुप होगा तो हमारे पास एक ऐसा कंपोजिशन टेबल होगा, इसके हर एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी होगी। जैसे जी में मेरे पास मान लीजिए 10 एलिमेंट हैं, तो 1 से लेके 10 तक सब एलिमेंट्स की कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी जिसको वो शो करेंगे, ठीक है। ऑर्डर पढ़ते हैं हम ग्रुप का, एलिमेंट्स का ऑर्डर पढ़ते हैं और उनको फिर आगे डिटेल में स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मज़ा आएगा। अगर तुम्हें भी इंटरेस्ट है तो मज़ा आएगा। ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, मैं जिस बुक को फॉलो करूंगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तुम उसको फॉलो कर सकते हो आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी ट्रायल की सेकंड वीडियो है, मैं ज़्यादा
एक्सप्लेन करते चीज़ों को लिखता नहीं हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा जो मैं लिख नहीं रहा वो डिफाइन एनिमेशन से स्क्रीन पे डाल दूँ। वैसे एडिटिंग बहुत रफ होगी क्योंकि टाइम इतना है नहीं, इसलिए इस पे बना रहा हूँ, बस रफली काम चल रहा है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम, खुश रहो, बाय।